गुड मॉर्निंग बच्चों, मस्त हो के पढ़िए, जम के पढ़िए, सतत अभ्यास कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। क्यों? क्योंकि आपने तो सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। या कबीर दास का वो दोहा तो जरूर सुना होगा, करत करत अभ्यास जरिमत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है अभ्यास, लगातार अभ्यास करने से रसरी आता जाता है, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो फिर क्या है, अगर अभ्यास कीजिएगा तो सब के सब बात आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो निशान दे के ही जाएगा। तो मन से पढ़ें, खूब पढ़ें। आइए अपने अवनीश सर के साथ आज एक नए शुरुआत करते हैं, नए चैप्टर का 11 जेई और नीट के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ पहले जान लेते हैं। पहला पॉइंट जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियाँ जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। मास, लेंथ, टाइम, वर्क, एनर्जी, पावर, जो भी फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे वो सभी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, भौतिक राशियाँ कहलाएगा। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 भाग में रखा गया है। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज, यानी इसको कहते हैं आधारी राशियाँ, मतलब जिसका अपना आधार हो, बेस हो, यानी जो इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता हो, एकदम स्वतंत्र हो। और ये गिन करके टोटल 7 है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। मास यानी द्रव्यमान, लेंथ यानी लंबाई, टाइम यानी समय, टेम्परेचर हो गया तापमान, इलेक्ट्रिक करेंट विद्युत धारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, एंड लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता। तो ये 7 जो है इंडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर नहीं करता। दूसरा जो कैटेगरी है फिजिकल क्वांटिटी का, वो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। वैसे क्वांटिटी को कहेंगे जो फंडामेंटल से बना हुआ है, यानी डिराइव्ड को हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ, यानी कहीं न कहीं से बनाया गया तो बनेगा किससे, वही 7 फंडामेंटल जो किसी पर निर्भर नहीं करता, जो इंडिपेंडेंट है। और डिराइव्ड में बाकी सब आ जाएगा, 7 को छोड़ करके, और दो और है, उसको छोड़ करके बाकी सब डिराइव्ड में ही आता है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, फोर्स यानी बल, वर्क यानी कार्य, पावर यानी शक्ति, प्रेशर यानी दाब, टॉर्क यानी बल, आघूर्ण एटसेट्रा इत्यादि, ये सब सभी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तीसरा नंबर में है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यानी पूरक राशियाँ, और ये मात्र गिन करके 2 ही है। और ये है कौन कौन, तो प्लेन एंगल समतल कोण, सॉलिड एंगल ठोस कोण। प्लेन एंगल जो कि 2 डायमेंशनल 2 दिशा वाला प्लेन पर बनाया जाता है, और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल बॉडी से। मान लीजिए ये पूरा एंगल बन रहा है तो 3D हो जाएगा पूरा एंगल। 3D रूम में कॉर्नर पर जो बनेगा वो बन जाएगा 3D एंगल होगा, यानी 3D यानी सॉलिड एंगल। 3 डायमेंशनल हो गया तो सॉलिड एंगल हो गया। नेक्स्ट यूनिट के बारे में जानते हैं। यूनिट यानी मात्रक। अभी थोड़ा देर पहले जाने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना हो, मेजर करना हो, मतलब बताना हो, मापना हो, तो कैसे मेजर करेंगे, कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए सिंपल एक एग्जाम्पल, मास के बारे में चर्चा करते हैं। मास फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप किसी दुकान के पास गए, दुकानदार से क्या बोले, 5 चीनी दीजिए। क्या दुकानदार समझेगा? कतई नहीं समझेगा। समझेगा 5 को दाना देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बोल दें भैया 5 किलोग्राम चीनी तौल दीजिए, तुरंत तौल देगा। 5 किलोग्राम, किलोग्राम क्या हो गया, यूनिट हो गया, यानी एक स्टैंडर्ड के रूप में यहाँ पर लगाया गया 5 के साथ किलोग्राम। जब तक वो किलोग्राम नहीं लगा था तब तक दुकानदार भैया नहीं समझ रहे थे।
तो किलोग्राम एक स्टैंडर्ड के रूप में लगा, एक मानक है, उसको हम लोग यूनिट के नाम से जानते हैं। यानी किसका यूनिट है? तो मास, द्रव्यमान, चीनी का जो द्रव्यमान तौलना था, मास तौलना था, वो उसके लिए यूज किया गया किलोग्राम। ये एक यूनिट है, मात्रक है। जब तक इसको हम लोग नहीं बता रहे थे तब तक क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक उसी तरह से मान लीजिए आप कोई दोस्त शहर अपने किसी दोस्त को, किसी मित्र को अपने घर की दूरी बता रहे हैं और सीधे बोल दें 500। अब 500 क्या है, 500 क्या है, क्या माइल है, क्या मीटर है, क्या किलोमीटर है, या सेंटीमीटर है बगल में पड़ोसी। तो जब तक कुछ वहाँ स्टैंडर्ड नहीं लगाएंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। अगर वो आप बताते कि 500 मीटर की दूरी पर है तो आपका फ्रेंड्स, दोस्त आसानी से समझ जाएगा कि कितना दूर आपका घर है और कितना समय लगेगा जाने में। तो यहाँ पर डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, और उसको बताने के लिए मीटर लगाए। अगर आप किलोमीटर लगाते तभी चलता, तो पता चल जाता हाँ कितना दूर है, थोड़ा और ज़्यादा दूर है। तो ये जो स्टैंडर्ड अभी हम लोग मास के लिए यूज किए किलोग्राम, डिस्टेंस यानी दूरी के लिए मीटर, इसको यूनिट कहते हैं। तो यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है, मानक है, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर और एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। यानी इसको कहेंगे द स्टैंडर्ड यूज टू मेजर एंड एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल में भी बता रहे थे, मास ऑफ शुगर, और ये हो गया 5 किलोग्राम। मास क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी। 5 एक नंबर है, यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये यही हो गया यूनिट यानी मात्रक। तो ये एक संख्या है, यही मास एक फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पर जो किलोग्राम लगा वो यूनिट है। तो यूनिट हम लोग जनरली क्या करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, मेजर करने के लिए, मापने के लिए ये लगाया जाता है, ताकि हम लोग उस चीज़ को सही ढंग से समझ सकें कि वो क्या कहा जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी यूनिट यानी मात्रक जो प्रचलित है, वो मेनली उसको 4 भागों में रखा गया है। 4 सिस्टम मेनली कॉमन है, 4 पद्धति। तो पहला नंबर में है CGS सिस्टम। इस सिस्टम में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, और समय के लिए सेकेंड, यानी टाइम के लिए सेकेंड। दूसरा है MKS सिस्टम। इस सिस्टम में लेंथ के लिए है मीटर, लंबाई के लिए मीटर, मास यानी द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और टाइम यानी समय के लिए सेकेंड हो गया। आप कुछ जानते भी होंगे पहले से कि 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तीसरा जो है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड, और समय टाइम के लिए सेकेंड। यहाँ पर इस सिस्टम में जो है ना, जनरली ब्रिटिश सिस्टम इसको कहते हैं, ये वाला सिस्टम। तो लेंथ में हो जाता है इंच, फिर हो जाता है फुट, उसके बाद माइल वगैरह यूज करते हैं और बड़ा लंबाई के लिए। तो यहाँ पर जान लीजिए ये जो है 1 इंच
ये हो जाता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट हो जाता है 12 इंचेज के बराबर, और अगर इसको सेंटीमीटर में लाएंगे तो 30.48 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3048 मीटर। 1 माइल जो होता है, 1 माइल 1608 मीटर के बराबर। आप 1600 भी लिख सकते हैं राउंड करके, तो 1608 मीटर हो गया, 1608 मीटर होता है 1 माइल के बराबर। पाउंड जो है मतलब मास के लिए यूज करते हैं, तो ये 1 पाउंड जो होता है उसका भी वैल्यू लिख देते हैं 1 पाउंड, और ये 1 पाउंड होता है 454 ग्राम के बराबर। इसके बाद जो चौथा सिस्टम है वो एसआई सिस्टम है। चौथा नंबर में है एसआई सिस्टम। इसको आप एसआई यूनिट्स लिख सकते हैं, एसआई यूनिट्स, यानी सिस्टम ऑलरेडी एस का मतलब हो जाता है और आई का मतलब इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये 4 मेन सिस्टम है यूनिट का जो पूरे वर्ल्ड में भी ज़्यादा कॉमन है। एसआई यूनिट्स, एसआई में जितना भी यूनिट है उसको 3 कैटेगरी में रखा गया। पहला है फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स, यानी आधारी मात्रक। जैसे आधारी क्वांटिटी था, यानी आधारी राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक उसी तरह से ये है फंडामेंटल यूनिट्स, आधारी मात्रक, यानी वैसा यूनिट जो किसी पर निर्भर नहीं करता हो, जो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। और ये टोटल गिन करके 7 है, तो बारी बारी से सबका नाम लिखें यहाँ पर। सबसे पहले मीटर, मीटर का सिंबल हो जाता है एम, और ये हो जाता है लेंथ के लिए, लंबाई के लिए। दूसरा है किलोग्राम, सिंबल हो गया केजी यानी संकेत, और ये हो जाता है मास के लिए। सेकेंड का सिंबल एस, और ये हो जाता है टाइम के लिए। केल्विन, के हो जाता है सिंबल, ये लॉर्ड केल्विन यानी विलियम थॉमसन के सम्मान में रखा गया है टेम्परेचर का यूनिट। ये हो गया टेम्परेचर। एम्पियर, एंड्री मैरी एम्पियर के सम्मान में एम्पियर रखा गया है इलेक्ट्रिक करेंट का यूनिट। इलेक्ट्रिक करेंट यानी विद्युत धारा। मोल, जिसका सिंबल होता है MOL, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक और लास्ट है कैंडिला। कैंडिला का सिंबल हो जाता है CD, और ये है लुमिनस इंटेंसिटी के लिए, लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये हो गया 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 1 मोल किसी पदार्थ की वो मात्रा है जो उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलेकुलर मास के बराबर होता है, और जिसमें एटम्स या मोलेकुल की जो संख्या होता है, यानी अणु या परमाणु की जो संख्या होता है, वो किसके बराबर होता है, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 1 मोल हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ की वो मात्रा जो उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलेकुलर मास के बराबर हो, और जिसमें टोटल जो एटम्स या मोलेकुल की संख्या होगा वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। The amount of substance
equal to its gram atomic mass or gram molecular mass that contains number of atoms or molecules equal to Avogadro's नंबर, इसको Na से डिनोट करते हैं। और यहाँ से Na हो जाता है 6.022 इंटू 10 पर पावर 23 पर मोल, यानी एक मोल में इतना ही एटम होगा, मोलिकुल्स होगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल, यानी जो है एक मोल जो सब्सटेंस है वो कितना के बराबर होता है? तो उसके ग्राम एटॉमिक या ग्राम मोलिकुलर मास, जिसमें टोटल एटम में मोलिकुल की संख्या इतना ही रहेगा। डिराइव्ड यूनिट्स दूसरा है, डिराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक, और ये वो मात्रक है जो फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर करता है, यानी आधारी मात्रक पर निर्भर करता है। फंडामेंटल यूनिट जो इंडिपेंडेंट है और ये उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाता है किसके लिए? फॉर स्पीड, और वेलोसिटी के लिए भी होता है। और वेलोसिटी यहाँ देखिए, मीटर और सेकेंड ये दो क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, उसी से बन गया मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया फॉर एक्सेलरेशन, यानी त्वरण के लिए। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाता है फोर्स के लिए। यहाँ पर देखिए क्या यूज किया गया है? किलोग्राम मीटर सेकेंड, 3 लिया गया है फंडामेंटल से, और ये तीनों मिला के बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक फोर्स का यूनिट है। वैसे फोर्स के लिए न्यूटन भी लिखते हैं, एसआई में, सीजीएस में डायन भी लिखते हैं। तो ये हो गया। तो आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भी डिराइव्ड यूनिट जो यहाँ पर हम लोग लिए हैं वो किसी न किसी फंडामेंटल से बना हुआ है, ईटीसी। नेक्स्ट है नंबर 3 में सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री को कहते हैं पूरक मात्रक। तो पूरक क्या है? न ये फंडामेंटल है और न ही डिराइव्ड है। ये अलग तरह का दो ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता, बीमा नहीं होता है, और इसीलिए इसको दो अलग करके रखा गया है। ये भी किसी पर निर्भर नहीं करता, तो इसको फंडामेंटल के साथ भी रख सकते थे, लेकिन फंडामेंटल में सबका डायमेंशन है, बीमा होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशन के बारे में, बीमा के बारे में, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में, बीमीय सूत्र के बारे में। तो बाकी सबका बीमीय सूत्र होता है साथ जो फंडामेंटल है, लेकिन इन दोनों का नहीं होता, इसलिए इससे अलग करके इसको रखा गया है सप्लीमेंट्री। और ये गिन करके दो होता है, रेडियन प्लेन एंगल के लिए, और दूसरा होता है स्टीरेडियन सॉलिड एंगल के लिए। तो यहाँ से लिख देते हैं रेडियन, जिसका सिंबल हो जाएगा RAD, और ये हो जाता है फॉर प्लेन एंगल। और दूसरा है स्टेरेडियन, सिंबल हो जाता है SR, और ये हो जाता है फॉर
सॉलिड एंगल के लिए। कॉमन जो यूनिट होता है प्लेन एंगल का वो होता है डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे कॉमन यूनिट ऑफ प्लेन एंगल समतल कोण इज डिग्री। और यहाँ पर एक रिलेशन है 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। डिग्री से भी छोटा होता है, 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स के बराबर। 60 मिनट्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मिनट को 60 मिनट, और 1 मिनट जो होता है वो हो जाता है 60 सेकेंड्स के बराबर। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स। और अगर 1 सेकेंड का वैल्यू रेडियन के टर्म में लिखेंगे तो 1 सेकेंड हो जाता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। सिंपल वे में इसको डिग्री को मिनट में बदलिए, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए और पाई का वैल्यू 3.14 रखिएगा। डिवाइड कर दीजिएगा, 1 सेकेंड लिखेगा तो पूरा का पूरा उधर चल जाएगा, यानी पाई बाई 180 हो जाएगा। और फिर 180 को 60 से 2 बार गुना करेंगे, 60 इंटू 60 डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ये हो जाता है 1 सेकेंड का वैल्यू। तो ये हो गया कॉमन यूनिट हो गया प्लेन एंगल का, यानी जनरली हम लोग डिग्री में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि आखिर प्लेन एंगल है क्या। तो प्लेन एंगल को जनरली थीटा से डिनोट करते हैं, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ और चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। ये देखिए एक सर्किल है, ये हो गया इसका सेंटर O मान लेते हैं, और ये 2 रेडियस इधर से ले लेते हैं और दूसरा रेडियस यहाँ ले लिए। रेडियस को R से डिनोट करते हैं, यानी त्रिज्या। ये जो है ये कहलाता है आर्क। ए और बी जो हो गया ये हो गया आर्क, यानी चाप। तो एक रेडियन का अगर डिफिनीशन की बात करेंगे ना, एक रेडियन एंगल जो होता है ना किसके बराबर होता है? तो एक रेडियन एंगल यानी सेंटर पर उतना ही एंगल बनेगा, उतना ही के बराबर होगा, जिसका रेशियो ये आर्क और रेडियस के बराबर हो जाएगा। इन दोनों के जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, आर्क और रेडियस यानी चाप और त्रिज्या का रेशियो, उतना जो आएगा ना वो 1 रेडियन होगा। कब? जब आर्क और चाप दोनों का लेंथ बराबर हो जाएगा। यानी आर्क लेंथ जो लेंगे, यहाँ से चाप की लंबाई जो लेंगे, उतना ही के बराबर अगर रेडियस होगा, उसका लेंथ दोनों बराबर अगर रहेगा, तो दोनों का जो रेशियो आएगा ना, वो एंगल जो होगा वो कहलाएगा 1 रेडियन, जो एंगल बनेगा यहाँ पर सेंटर पर बनेगा। तो सिंपल भाषा में अगर जनरल वे में एंगल को डिफाइन करना हो प्लेन एंगल को, तो क्या कहेंगे? ये जैसे आर्क लेंथ है, इसके लेंथ को L मान लेते हैं, L यानी आर्क लेंथ हो गया। ये आर्क लेंथ यानी चाप की लंबाई, इसको आर्क बोलते हैं, और इसका लेंथ हो गया आर्क लेंथ। ये रेडियस हो गया त्रिज्या। इन्हीं दोनों का रेशियो कहलाता है प्लेन एंगल। यानी थीटा अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ बाई रेडियस। इन्हीं दोनों का रेशियो कहलाता है प्लेन एंगल, या आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R। अगर इन दोनों का लेंथ बराबर रहेगा तो जो एंगल आएगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। नेक्स्ट सॉलिड एंगल के बारे में जानते हैं। तो सॉलिड एंगल कहाँ बनता है? जहाँ 3D बॉडी होगा। 3D बॉडी, जैसे मान लीजिए ये जो पूरा देख रहे हैं शेप, ये जो पूरा एंगल बनेगा ये सॉलिड एंगल होगा। उसी तरह से कभी कभी आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम कोन है, आइसक्रीम कोन, तो वहाँ जो एंगल बन रहा है सॉलिड एंगल है। तो आइए देखते हैं, फिगर बनाते हैं इसके लिए। सबसे पहले एक हम स्फीयर बनाएंगे।
ये मान लीजिए एक स्फेयर है, इसका सेंटर हो गया O। यहाँ से एक कोन शेप काटेंगे, कोन शेप काट लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये हो गया। ये जो पूरा एंगल बना ना, ये वाला पूरा जो एंगल हो रहा है यहाँ पर, इसी को सॉलिड एंगल बोलेंगे। ये छोटा एरिया के द्वारा लिए, मान लीजिए इसका रेडियस r है, तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया A इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई r², पूरे सरफेस का एरिया। उसी सरफेस का एक छोटा सा एरिया काट करके ये कोन बनाए, इस एरिया को मान लेते हैं डेल्टा है। तो ये एंगल भी जो होगा ना, डेल्टा ओमेगा, सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं। एरिया, ये छोटा सा जो एरिया लिए हैं स्फेयर का, और ये जो रेडियस है उसके स्क्वायर का जो रेशियो होता है ना, अनुपात, वही कहलाता है सॉलिड एंगल। यानी सॉलिड एंगल को अगर डिफाइन करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। चलिए पहले छोटा के लिए ले रहे हैं तो डेल्टा ओमेगा भी ले सकते हैं, डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। और ये लिख लेंगे एरिया ऑफ पार्ट ऑफ स्फेयर, यानी इसको हम लोग डेल्टा ए से डिनोट किए हैं, डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। यानी इसको लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए बाई r²। इसका यूनिट होता है ST रेडियन, अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे। अगर पूरे स्फेयर के लिए लेंगे, यानी फॉर कंप्लीट स्फेयर, तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू A बाई r²। अगर A का वैल्यू पुट करना चाहेंगे ना, तो ये ओमेगा हो जाएगा सॉलिड एंगल 4 पाई r² बाई r² कैंसिल, 4 पाई हो गया। तो एक सॉलिड, एक स्फेयर का जो सॉलिड एंगल होगा पूरे स्फेयर का, वो हो जाता है 4 पाई के बराबर। तो ये सॉलिड एंगल ठोस कोण यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगर इसको एंगल को डिफाइन करना हो कि एक ST रेडियन किसके बराबर होगा, तो अगर जितना एरिया लेंगे ना, एरिया डेल्टा ए, अगर एरिया किसके बराबर हो जाए, जो एरिया आएगा मान लीजिए न्यूमेरिकली जो भी वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू अगर रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा ना, वही कहलाएगा जो सॉलिड एंगल बनेगा 1 ST रेडियन के बराबर। तो ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया नया चीज़ जानेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।